दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त ओपन एंडिंग सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूँ। शुरू से लेकर बीच तक मूवी बहुत ही सस्पेंसफुल चलती है और हमें लगता है कि शायद इस मूवी की एंडिंग का अंदाजा हमको हो गया है। लेकिन जब ओपन एंडिंग हमारे सामने आती है तो सर के बाल नोचने का मन करता है, क्योंकि इस मूवी की कहानी हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है जिसके बारे में कई थ्योरीज दी गई हैं। तो चलिए दिमाग की कसरत करने के लिए शुरू हो जाइए और शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें अब्राहम ओजलर नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो पेशे से एक पुलिस ऑफिसर होता है। आगे हम देखते हैं कि ओजलर अपनी बीवी और बेटी के साथ वेकेशन पर आया हुआ है, लेकिन कहां और किस जगह पर यह हमें नहीं बताया जाता। इसी वेकेशन के बीच ओजलर के पास उसके एक कांस्टेबल का फोन आता है जो कहता है कि सर, एक होटल में 2 फॉरेनर्स की हत्या हुई है और सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। ये सुनकर ओजलर कहता है कि कुछ वक्त तुम संभाल लो, मैं आकर देखता हूँ। लेकिन वो कांस्टेबल कहता है कि सर, हमें पता है कि आप वेकेशन पर हैं, लेकिन आपका यहाँ आना बहुत जरूरी है। मैंने आपको इसीलिए बोला है कि सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। ओजलर समझ जाता है कि उसे फौरन वहाँ से निकलना होगा, इसीलिए वो अपनी गाड़ी लेकर सीधा उस होटल के लिए निकल पड़ता है जिसके बारे में उस कांस्टेबल ने बताया था। अब वहाँ पहुँचने से पहले रास्ते में ही ओजलर कुछ जानकारी लेने के लिए अपने कांस्टेबल को फिर से फोन करता है और फोन पिक होते ही ओजलर कहता है कि आखिर तुम लोगों ने मुझे बुला ही लिया, अब ये बताओ वहाँ कौन कौन पहुँचा है और फॉरेंसिक टीम को बुलाया है या नहीं। ये सुनकर वो कांस्टेबल हैरान हो जाता है और पूछता है, सर आप किसकी बात कर रहे हैं, हमने तो आपको कोई कॉल ही नहीं किया। और ये सुनते ही ओजलर के होश उड़ जाते हैं। वो समझ जाता है कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए वो फौरन अपनी कार को वापस उसी डेस्टिनेशन के लिए मोड़ लेता है जहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पर गया था। अब घर के अंदर आते ही ओजलर ये देखता है कि घर का सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा है और साथ ही उसकी बीवी और बेटी वहाँ मौजूद नहीं होती, यानी किसी ने ओजलर को अपने जाल में फंसाकर उसकी बेटी और बीवी को किडनैप कर लिया होता है। अब सीन यहाँ से सीधा 3 साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ अभी तक ओजलर की बीवी और बेटी का कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों की याद में बेचारा ओजलर डिप्रेशन में जा चुका है और बहुत अकेला और दुखी रहता है। वो ना तो ढंग से सोता है और ना ही कोई काम कर पाता है, जिसकी वजह से उसको हेलुसिनेशन स्टार्ट हो चुके होते हैं। लेकिन एक चीज हम नोटिस करते हैं कि हर रात ओजलर अपने लैपटॉप पर विनीत नाम के एक बंदे का बयान सुनता रहता है जिसने असल में उसकी बीवी और बेटी को मारा था। यानी 3 सालों में उसकी बीवी और बेटी का कातिल पकड़ा गया था और वो यानी विनीत इस वक्त जेल में ही था। लेकिन आखिर ओजलर उसके बयानों को रोज क्यों सुनता था? तो उसकी वजह ये थी कि असल में विनीत एक ड्रग डीलर था जिसको ओजलर ने किसी ड्रग्स के केस में गिरफ्तार किया था और उसी का बदला लेने के लिए विनीत ने ओजलर की बीवी और बेटी को मार दिया था और किसी जंगल में उन दोनों को दफना भी दिया था। बाद में पुलिस वालों को सबूत मिल गया था जिसमें वो चाकू शामिल था जिस पर ओजलर की बीवी और बेटी के ब्लड सैंपल्स मिले थे। लेकिन यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि जब विनीत ने उन दोनों को मारा था तो उस वक्त उसने कुछ ज्यादा ही ड्रग्स ले रखी थी, जिसकी वजह से वो भूल चुका था कि उसने उन दोनों को कहां पर दफनाया। और यही वजह है कि अब रोज उसके बयान को सुनकर ओजलर कुछ न कुछ नया ढूंढने की कोशिश करता रहता है, जबकि आज तक उसके हाथ कुछ नहीं लगा। खैर, अब अगली सुबह ओजलर अपने साइकेट्रिस्ट के पास जाता है जो उसको एक ही सलाह देता है कि आप थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज करते रहिए, जिसकी वजह से आप थक जाएंगे और आराम से सो पाएंगे। लेकिन ओजलर डॉक्टर की बातों पर इतना ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका दिमाग उसी केस में फंसा होता है। आगे हम देखते हैं कि ओजलर हर महीने विनीत के लिए जेल में ही बिरयानी लेकर जाता है और हमेशा उससे एक ही सवाल पूछता है कि तुमने मेरी बीवी और बेटी को कहां पर दफनाया था। लेकिन विनीत हर बार एक ही जवाब देता है कि मैं उस वक्त बहुत नशे में था, इसलिए मुझे याद नहीं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें नवीन नाम के एक आईटी एम्प्लॉय को दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि नवीन अपनी जॉब खत्म करके अपनी गर्लफ्रेंड माया से फोन पर बात करते हुए अपने घर के लिए निकलता है। इसी बीच एक गाड़ी आकर नवीन की बाइक का एक्सीडेंट कर देती है। फिर थोड़ी देर के बाद आसपास के लोग नवीन को जख्मी हालत में देखकर एम्बुलेंस को कॉल करके उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। अब नवीन की हालत बहुत ही क्रिटिकल होती है, लेकिन डॉक्टर्स किसी भी तरह से नवीन को बचा ही लेते हैं। इतनी देर में उसकी गर्लफ्रेंड माया भी वहाँ पर आ जाती है। फिर बाद में सर्जरी होने के बाद नवीन ये महसूस करता है कि उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे। ये देखकर बेचारा बहुत दुखी होता है। तभी डॉक्टर माया और नवीन से कहता है कि आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं, ये सब बस टेम्परेरी है, कुछ दिन बाद तुम्हारे पैर ठीक हो जाएंगे। और वैसे भी नवीन, आज तुम्हारा बर्थडे है ना,
तो चलो आज हम नवीन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। इस तरह से डॉक्टर नवीन को थोड़ा हौसला देने लगते हैं। इसके बाद माया एक बेकरी पर आकर नवीन के लिए केक ऑर्डर करके जब वापस हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो देखती है कि किसी ने नवीन को बहुत ही बेरहमी से जान से मार दिया है। फिर उसके बाद नवीन का केस ओजलर के पास जाता है और वो हॉस्पिटल में जाकर नवीन को अच्छे से ऑब्जर्व करने लगता है। यहाँ ओजलर को ये बात पता चलती है कि किलर ने नवीन का ब्लड लॉस किया, जिससे नवीन की जान चली गई। और इसी बीच ओजलर को किलर का एक नोट भी वहाँ पर मिलता है जिसमें लिखा होता है फॉरगेट द सेलिब्रेशंस, हैप्पी बर्थडे टू यू। इसके बाद नवीन की कॉल हिस्ट्री चेक करने पर ओजलर को ये बात पता चलती है कि नवीन ने आखिरी बार माया को कॉल किया था और उसके ठीक 8 मिनट के बाद एम्बुलेंस नवीन के पास आई। तो इन 8 मिनटों में ऐसा क्या हुआ होगा, और यही बात ओजलर के दिमाग में खटकने लगती है। उधर ओजलर के साथी पुलिस वाले हॉस्पिटल स्टाफ से पूछताछ करना शुरू करते हैं। फिर बाद में ओजलर नवीन के फादर शिवराज से पूछता है कि क्या नवीन का कोई दुश्मन था। तो शिवराज कहता है कि सर, वो तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, उसका दुश्मन कौन हो सकता है। फिर ओजलर माया से भी यही पूछता है तो वो भी यही जवाब देती है कि मुझे नहीं पता, मैंने आज तक उसको किसी के साथ लड़ते हुए नहीं देखा सर। खैर, अब ओजलर हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगता है, लेकिन उस फुटेज में भी कुछ ज्यादा क्लूज नहीं मिलते। फिर दूसरे दिन पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर ओजलर को बुलाकर कहता है कि किलर को बहुत ही अच्छी तरह से आइडिया था कि कहां पर, कैसे और किस नस को काटने पर कितना ब्लड लॉस होता है, क्योंकि बहुत ही बारीकी के साथ नवीन को मारा गया है। उसके बाद ओजलर दोबारा केस की इन्वेस्टिगेशन करने लगता है तो उसे पता चलता है कि नवीन का जिस जगह पर एक्सीडेंट हुआ था उससे कुछ ही दूरी पर एक पेट्रोल पंप भी मौजूद है। इसीलिए वो उस पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज हासिल करके उसे ठीक से एग्जामिन करता है। यहाँ वो देखता है कि जब नवीन का एक्सीडेंट हुआ था तो उस वक्त तकरीबन 11 से 12 गाड़ियां उस रास्ते से गुजरी थी। फिर उसी रात जब एक आदमी अपनी बाइक से कहीं पर जा रहा होता है तो तभी कुछ गैंग मेंबर्स आकर उस आदमी को मारने की कोशिश करने लगते हैं और वो उसको चाकू से जख्मी भी कर देते हैं। लेकिन तभी उन लोगों को सामने से वही बोलेरो गाड़ी आते हुए दिखती है जिसने नवीन का एक्सीडेंट किया था, और ये सभी लोग उसको देखकर वहाँ से भाग निकलते हैं। और इसके बाद उस गाड़ी में से एक मास्क वाला आदमी निकलता है जो फौरन इस जख्मी आदमी को लेकर उसे एक हॉस्पिटल के पास ड्रॉप कर देता है और वहाँ से चला जाता है। अब हॉस्पिटल के डॉक्टर्स उस आदमी को जैसे तैसे बचा भी लेते हैं, ठीक नवीन की तरह। लेकिन आगे जो होता है उससे ये पूरी स्टोरी और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि शॉकिंग बात यह है कि उसी रात वो बोलेरो वाला आदमी डॉक्टर का गेटअप लेकर उस हॉस्पिटल में आता है और उस जख्मी आदमी के पैर की नस को बड़ी ही बारीकी से काटकर उसे मार देता है। यानी जिस बंदे ने उसे बचाया उसी ने उसको मार भी दिया। पर क्यों, ये हकीकत अभी भी पर्दे में होती है। खैर, सुबह होने के बाद ओजलर और उसकी टीम क्राइम स्पॉट पर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि इस आदमी का भी ब्लड लॉस करके मर्डर किया गया है। ये देखकर ओजलर तुरंत समझ जाता है कि नवीन और इस आदमी को एक ही आदमी ने मारा है। और उसी तरह वहाँ पर भी एक लेटर मौजूद होता है जिस पर लिखा होता है लेट द इनोसेंट लाफ गो अवे, हैप्पी बर्थडे। अब ओजलर सोचने लगता है कि नवीन के केस में तो किलर ने हैप्पी बर्थडे टू यू लिखा था, लेकिन इस बंदे के केस में सिर्फ हैप्पी बर्थडे लिखा है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है। खैर, अब ओजलर वहाँ की सीसीटीवी फुटेज को चेक करता है तो उसे ये बात पता चलती है कि जो आदमी इस बंदे को हॉस्पिटल लेकर आया था और जिस आदमी ने इस बंदे को जान से मारा, उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, यानी वो एक आदमी नहीं हो सकते। साथ ही वो यहाँ पर एक और बात नोटिस करता है कि हॉस्पिटल के पास भी एक बोलेरो गाड़ी आई थी। खैर, उसके बाद ओजलर उस मरे हुए बंदे के पिता के पास जाता है जिसका नाम होता है राघवन, और राघवन नशे का आदी होता है, इसीलिए ओजलर को उससे कोई लीड या इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो इस तरह अब शहर में 2 मर्डर्स हो चुके होते हैं और ये सारी बात मीडिया वालों के सामने आ जाती है, जिसकी वजह से मीडिया उस किलर को एक नाम दे देती है, द बर्थडे किलर। और इसके कुछ दिन बाद वो किलर अब अशोक नाम के एक आदमी को रेस्टोरेंट पर आकर उसको एक लड्डू देता है, जिसे खाने के बाद अशोक थोड़ी ही देर में बेहोश हो जाता है। अब वहाँ का स्टाफ फौरन अशोक को हॉस्पिटल लेकर जाता है और डॉक्टर्स अशोक को MRI स्कैन करने के लिए भेज देते हैं। इस बीच उस हॉस्पिटल की बिजली अचानक से कट हो जाती है, इसीलिए MRI स्कैन करने वाला डॉक्टर नीचे पावर सप्लाई को चेक करने के लिए चला जाता है। फिर ठीक उसी वक्त वो किलर एक बार फिर से डॉक्टर का गेटअप लेकर उस MRI स्कैनिंग रूम में आता है और ठीक वैसे ही अशोक की नस काटकर उसको भी मार देता है। इसके बाद ओजलर और उसकी टीम वहां पर पहुंचती है और माहौल देखकर ओजलर समझ जाता है कि उसी किलर ने वापस तीसरा मर्डर किया है। और यहाँ पर भी उसी तरह का एक लेटर मौजूद होता है जिस पर लिखा होता है हैप्पी बर्थडे।
और ठीक उसी तरह आज अशोक का बर्थडे भी था। खैर, अब ओजलर रेस्टोरेंट जाकर वहाँ के लोगों से इंक्वायरी करता है तो पता चलता है कि जिस दिन अशोक मरा था उस दिन अशोक से 6 लोग मिले थे। अब अशोक उन सभी लोगों को बुलाकर इंक्वायरी करता है, लेकिन इस इंक्वायरी में एक आदमी नहीं आता, जिसके बाद उस आदमी के बारे में इंक्वायरी करने पर यह बात पता चलती है कि वो आदमी इस रेस्टोरेंट को कोई चीज सप्लाई करने आता है। इसके बाद अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाकर उस आदमी का अकाउंट नंबर, फोन नंबर और एड्रेस वगैरह हासिल करके ओजलर उसकी तलाश में निकल जाता है। यहाँ उसे उस अकाउंट होल्डर का नाम पता चलता है, जो होता है मंगम्मा। और हैरानी की बात यह है कि उस औरत को मरे हुए 3 साल हो चुके होते हैं, यानी पिछले 3 साल से उस औरत के नाम पर ही वो किलर अशोक के होटल में ही घी सप्लाई कर रहा था। अब यहाँ तक केस में आगे आने के बाद भी ओजलर को कुछ समझ नहीं आता कि केस में आगे कैसे बढ़े, क्योंकि किलर ने तो यहाँ पर एक तरह का डेड एंड ही बना दिया था। पर तभी ओजलर को किलर के उन नोट्स के बारे में याद आता है। अब वो नोटिस करता है कि हर एक नोट में हैप्पी बर्थडे से पहले कुछ न कुछ स्पेशल वर्ड लिखा होता है। इसीलिए डिकोड करने पर उसे ये बात पता चलती है कि ये पुराने जमाने में ये सारे वर्ड्स कोई फिजिशियन कोड की तरह इस्तेमाल करता था। अब इन कोड्स के बारे में पता करने के लिए ओजलर किसी डॉक्टर से कॉल करके पूछता है, तो डॉक्टर उसे बताता है कि ऐसे कोड्स कोझिकोड मेडिकल कॉलेज के हॉल में मौजूद हैं, तुम एक बार जाकर देख लो। तो ओजलर फौरन अपनी टीम के साथ कोझिकोड मेडिकल कॉलेज पहुंच जाता है। वहां वो हॉल में एक बोर्ड के ऊपर वही कोड्स लिखे हुए देखता है जो असल में किलर ने इस्तेमाल किए थे उन तीनों को मारते वक्त। अब ओजलर 2 सीनियर प्रोफेसर्स को बुलाता है और उनसे पूछता है कि क्या इस मेडिकल कॉलेज में ऐसी कोई घटना हुई थी जो इन कोड्स से जुड़ी हुई हो। तो एक प्रोफेसर कहता है कि सर, मैं यहाँ पर पिछले 25 साल से काम कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे पता है इस कॉलेज में आज तक ऐसी कोई वारदात नहीं हुई है। इसके बाद ओजलर अशोक के पिता शिवा कुमार के पास जाकर उनसे पूछता है कि क्या आपके या अशोक के कोई दुश्मन हैं? तो शिवा कुमार कहता है कि सर, हमारा तो बिजनेस है और बिजनेस में कब किससे दुश्मनी हो जाए पता नहीं चलता। कौन सामने अच्छा बन रहा है और पीठ पीछे बुरा कर रहा है ये पता करना मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं और मेरा बेटा हमेशा अपने काम से काम रखते थे। अब इसी इन्वेस्टिगेशन में ओजलर को ये बात पता चलती है कि जिस रास्ते पर नवीन का एक्सीडेंट हुआ था उसी रास्ते से उस रात एक ट्रक भी गुजरा था। तो बहुत ही मुश्किल से और कई कोशिशों के बाद फाइनली पुलिस वाले उस ट्रक ड्राइवर को फाइंड आउट कर ही लेते हैं। इसके बाद वो उसे पुलिस स्टेशन लाकर यही पूछते हैं कि तुम जब उस रात उस रास्ते से गुजरे थे तो तुमने नवीन की मदद क्यों नहीं की? तो ड्राइवर कहता है कि सर, मैंने मदद करने के लिए अपना ट्रक रोका था, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी एक आदमी मौजूद था। मैंने उससे पूछा भी था कि क्या मैं मदद करूं, तो उसने बहुत ही अजीब सी आवाज में मुझसे कहा था कि तुम यहाँ से जाओ, मैं देख लूंगा, एम्बुलेंस आ रही है। और सर, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी डिवाइस की मदद से बात कर रहा था, क्योंकि टॉर्च जैसी चीज उसकी गर्दन के आसपास थी जिससे आवाज आ रही थी। तो ये सुनते ही ओजलर शॉक हो जाता है। जिसके बाद एक पुलिस वाला अपने फोन में उस डिवाइस की फोटो दिखाकर ड्राइवर से पूछता है कि क्या तुमने ऐसी किसी डिवाइस को देखा था? तो ड्राइवर एकदम से हैरान होकर कहता है कि हाँ सर, ठीक ऐसा ही कुछ था। अब वो पुलिस वाला कहता है कि सर, ये असल में आर्टिफिशियल लेयर्स पर बनी एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी वजह से लोगों की आवाज जाने पर उसको वापस लाने में मदद करती है। असल में मेरे पिता इसी का इस्तेमाल करते थे ताकि वो हमसे बात कर सकें। इसके बाद ओजलर हर एक हॉस्पिटल से एक लिस्ट मंगवाता है कि शहर में कितने ऐसे लोग हैं जो ऐसी डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। फिर लिस्ट लाने के बाद इनमें से बच्चों और औरतों को फिल्टर कर दिया जाता है और इसके बाद ओजलर बचे हुए लोगों को अच्छी तरह से एग्जामिन करने लगता है। इस बीच ओजलर को कृष्णा दास नाम के एक आदमी पर शक होता है, क्योंकि कृष्णा दास का घर उसी मेडिकल कॉलेज के करीब होता है। तो ओजलर और उसकी टीम कृष्णा के घर पर जाते हैं। अब घर पर तो कृष्णा मौजूद नहीं होता, लेकिन उसकी माँ वहाँ पर होती है। उसकी माँ ओजलर को बताती है कि सर, कृष्णा बचपन से ही बहुत सिंगिंग किया करता था, लेकिन 1989 में कृष्णा को थ्रोट इन्फेक्शन हो गया। फिर इन्फेक्शन की वजह से उसकी सर्जरी कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में ही हुई थी और सर्जरी होने के बाद से ही कृष्णा की आवाज चली गई। अब ओजलर नोटिस करता है कि सर्जरी तो 30 साल पहले हुई थी, इसीलिए इसके बारे में वहाँ के प्रोफेसर्स को कुछ ज्यादा बात पता नहीं होती। अब ओजलर को सर्जरी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने पर एक शॉकिंग बात और पता चलती है कि नवीन के पिता शिवराज ने उसी मेडिकल कॉलेज में पीजी किया था और साथ ही उसी कॉलेज में अशोक के पिता शिवा कुमार ने भी पढ़ाई की थी। लेकिन कुछ चीजों के चलते शिवा कुमार ने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट नहीं किया और वो बिजनेस फील्ड में आ गया और ये सब बातें ओजलर को उसी मेडिकल कॉलेज से पता चलती हैं। खैर, इसके बाद ओजलर उसी कॉलेज के एक स्टाफ मेंबर को दारू पिलाकर इन दोनों के बारे में इंक्वायरी करने लगता है, यानी शिवराज और शिवा कुमार के बारे में। तो इस बंदे से एक और नई हैरान कर देने वाली बात पता चलती है कि 1989 में एक बहुत बड़ा कार एक्सीडेंट हुआ था
और उस कार में शिवराज, शिवा कुमार, जेवियर और अलेक्जेंडर ये चारों मौजूद थे और ये चारों उसी कॉलेज में पीजी कर रहे थे। अब ओजलर सोचता है कि फर्स्ट मर्डर और थर्ड मर्डर का उस कॉलेज से जरूर कोई ना कोई लिंक है, लेकिन सेकंड मर्डर का और इस कॉलेज का क्या लिंक हो सकता है। तो यहाँ ये बात पता चलती है कि जो दूसरा बंदा मरा था उसका पिता राघवन उसी कॉलेज में एक चपरासी की तरह काम किया करता था। तो अब इस केस में बचे दो आदमी, जेवियर और अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर तो फिलहाल दुबई में होता है, लेकिन अभी तक शादी ही नहीं की। तो ओजलर उससे वीडियो कॉल पर बात करते हुए इंडिया वापस न आने के लिए कहता है। फिर अब बचा जेवियर। तो इसके बाद उसे दिखाया जाता है जो एक फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में हाई पोजीशन पर होता है और एक्चुअली फिलहाल जेवियर को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो अपना चेकअप करवाने के लिए किसी डॉक्टर के पास आता है। वहाँ वो डॉक्टर जेवियर से कहता है कि आपकी सर्जरी करनी होगी और इसी तरह से वो जेवियर को एक अपॉइंटमेंट डेट दे देता है। फिर उसी वक्त ओजलर और उसकी टीम जेवियर से जा मिलते हैं। ओजलर को पता चलता है कि जेवियर की एक बेटी भी होती है जो फॉरेन में पढ़ाई कर रही होती है, इसीलिए कम से कम किलर जेवियर की बेटी को नहीं मार सकता। लेकिन अब ओजलर जेवियर को वार्न करता है कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन ये सुनने के बाद जेवियर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता और फौरन एक कोने में आकर अपने दोनों दोस्तों को कॉल करता है। उसे पता चलता है कि शिवराज और शिवा कुमार दोनों सही सलामत हैं, लेकिन उनके बेटों को किसी ने मार दिया है। इसके बाद वो अलेक्जेंडर उर्फ एलेक्स के बारे में भी पूछता है, तो दोस्त बताता है कि एलेक्स दुबई में है और वो भी सेफ है। इसके बाद ओजलर पूछताछ के लिए शिवराज के घर पर जाता है, तो शिवराज वहाँ से मिसिंग होता है। उसकी बीवी ओजलर को बताती है कि अभी अभी किसी ने उनको किडनैप कर लिया है। अब उसी वक्त ओजलर को ये बात पता चलती है कि दुबई से एलेक्स वापस इंडिया आ गया है। अब एलेक्स ओजलर से कहता है कि दुबई में कोई मेरे घर पर निगरानी रख रहा था, इसलिए डर के मारे मैं इंडिया वापस आ गया। फिर ओजलर अपनी टीम के साथ फौरन एलेक्स के घर पर जाता है और वो वहाँ सिक्योरिटी के लिए एलेक्स से बात कर ही रहा होता है कि तभी वो किलर और उसके साथी एलेक्स के घर पर आकर सारे पुलिस वालों को मारने पीटने लगते हैं। इस फाइट के बीच किलर के आदमी एलेक्स को लेकर वहां से चले जाते हैं, लेकिन लकीली ओजलर को एक बंदा मिल जाता है और उस बंदे का नाम होता है कृष्णा दास। अब उससे पूछताछ करने पर कृष्णा दास अपना मुंह ही नहीं खोलता, उल्टा वो अपनी मशीन को निकालकर फेंक देता है। यहाँ तक एक चीज तो साफ हो जाती है कि कृष्णा दास उस किलर से मिला हुआ है। दूसरे दिन ओजलर राघवन की बीवी को पुलिस स्टेशन बुलाकर उससे इंक्वायरी करता है, तो राघवन की बीवी कहती है कि 5 महीने पहले एक डॉक्टर हमारे घर पर आया था और वो राघवन से किसी सुजा नाम की लड़की के बारे में पूछ रहा था। तो ओजलर सोचने लगता है कि अब ये सुजा कौन है। फिर सुजा के बारे में इंक्वायरी करने पर उसे पता चलता है कि सुजा के नाम पर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है SM हॉस्पिटल और वहाँ के डॉक्टर का नाम है डॉक्टर अरुण। राघवन की बीवी बताती है कि उस रात डॉक्टर अरुण ही राघवन के पास आकर सुजा के बारे में इंक्वायरी कर रहा था। तो ओजलर अब सीधा डॉक्टर अरुण के बारे में इंक्वायरी करने के लिए कहता है। तो यहाँ एक और नई चीज सामने आती है कि असल में जेवियर की जो सर्जरी होने वाली थी, तो उसकी सर्जरी करने वाला डॉक्टर भी और कोई नहीं बल्कि अरुण ही है। ओजलर अब सोच लेता है कि डॉक्टर अरुण के जेवियर को मारने से पहले उसको पकड़ना होगा। तो ओजलर की टीम फौरन डॉक्टर अरुण के घर पर पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर अरुण तो सर्जरी के लिए गया ही नहीं। और फिर जब उससे कृष्णा यानी कृष्णा दास के बारे में पूछा जाता है, तो डॉक्टर अरुण साफ मना कर देता है कि कृष्णा दास कौन है मुझे नहीं पता। अब ओजलर उससे पूछता है कि आखिर तुम राघवन के घर जाकर उससे सुजा के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे थे। तो अरुण कहता है कि सर, सुजा मेरी बड़ी बहन है। जब मैं छोटा था तो उस वक्त मेरी बहन की डेथ हो गई, लेकिन मेरी बहन की मौत की वजह क्या थी ये मुझे आज तक नहीं पता। लेकिन एक दिन मुझे मेरी बहन की मेडिकल कॉलेज की किताब में एक फोटो मिली जिसमें मेरी बहन किसी बंदे के साथ थी। देखने से पता चल रहा था कि शायद वो उसका बॉयफ्रेंड होगा। फिर जब मैंने बाद में अपनी बहन की कुछ सहेलियों से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि राघवन उस वक्त चपरासी था जो हॉल में मेरी बहन और उस लड़के को चोरी चुपके एक दूसरे से मिलने में मदद करता था। इसीलिए मैं उस दिन अपनी बहन के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो इतने नशे में रहता है कि अब उसे कुछ भी याद नहीं। अब ओजलर उससे कहता है कि मुझे वो फोटो दिखाओ। तो डॉक्टर अरुण उस फोटो को दिखाता है। उस फोटो में उस लड़के का चेहरा ब्लर होता है, लेकिन फिर फोटो को ध्यान से देखने पर ओजलर ये देखता है कि इस फोटो के पीछे एक छोटा सा पौधा है, एक बोनसाई पौधा, और ये वही पौधा था जो उसने एलेक्स के घर पर देखा था। तभी अचानक ओजलर की टीम उसे एक जबरदस्त शॉकिंग न्यूज देती है
कि असल में ओजलर एलेक्स नाम के जिस बंदे से मिला था वो असली एलेक्स था ही नहीं। यही असली एलेक्स ने डुप्लीकेट एलेक्स को पुलिस वालों के पास भेजा था। और अब शॉकिंग बात यह है कि असली एलेक्स ने जेवियर को किडनैप कर लिया होता है और वो उसको भी उसी मेडिकल कॉलेज में ले जा रहा होता है। यहाँ हमें पहली बार एलेक्स का चेहरा दिखाया जाता है, जो होते हैं हमारे मलयालम सिनेमा के सुपरस्टार मम्मूटी। खैर, अब ये खबर मिलते ही ओजलर फौरन अपनी टीम के साथ उस मेडिकल कॉलेज की तरफ दौड़ पड़ता है और इस तरफ एलेक्स जेवियर की किसी नस के पास मार्किंग करता है कि यहाँ पर इसको काटना है। लेकिन जैसे ही वो उस नस को काटने वाला होता है तभी ओजलर अपनी टीम के साथ वहाँ पहुंचकर एलेक्स को गिरफ्तार कर लेता है। फिर बाद में पुलिस वाले एलेक्स और कृष्णा दास से पूछताछ करते हैं तो एलेक्स सभी को अपनी फ्लैशबैक बताने लगता है और इस तरह से सीन यहाँ से 1989 में शिफ्ट हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि उस वक्त शिवराज, शिवा कुमार और जेवियर ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। फिर जब कॉलेज का फ्रेशर्स डे चल रहा होता है तो फ्रेशर्स स्टेज पर आकर अपना अपना नाम बोलने लगते हैं और इसी बीच सुजा नाम की एक लड़की भी स्टेज पर आकर अपना नाम बोलती है। तो शिवा कुमार सुजा को देखकर उसे पसंद करने लगता है और स्टेज पर ही उसको फ्लावर देने लगता है, लेकिन सुजा शिवराज के फ्लावर्स को ठुकरा देती है, जिस वजह से शिवराज को बहुत गुस्सा आता है और वो सारे कॉलेज के सामने शर्मिंदा भी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कृष्णा दास को दिखाया जाता है, जो अपनी सुरीली आवाज से सारे लोगों को एंटरटेन करने लगता है। एक दिन इस कॉलेज में एक केस आता है जब एक आदमी पेड़ से नीचे गिरकर जख्मी हो जाता है। अब वो बेचारा मरने की हालत में होता है, पर फिर भी जेवियर उसके साथ के लोगों को पहले बिना ट्रीटमेंट किए प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहता है। लेकिन उसी वक्त एलेक्स वहां आकर उस आदमी का ट्रीटमेंट करके उसकी जान बचा लेता है। फिर जब ये बात बड़े डॉक्टर्स को पता चलती है तो वो डॉक्टर्स एलेक्स को बहुत ही अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने प्रोटोकॉल्स को बिना फॉलो किए पहले इस आदमी की जान बचाई। और इसी बीच एलेक्स सुजा को देखता है और उसे पसंद कर बैठता है। फिर धीरे धीरे सुजा भी एलेक्स को चाहने लगती है और इन दोनों की लव लाइफ शुरू हो जाती है। अब कॉलेज में जब भी कोई बड़ा केस आता तो डॉक्टर्स एलेक्स को ही वो केस देने लगते हैं, जबकि जेवियर को छोटे मोटे केसेस मिलते रहते हैं। एक दिन एलेक्स ये देखता है कि शिवा कुमार कॉलेज में ही ड्रग्स ले रहा है, इसीलिए वो ये बात अपने हायर डॉक्टर्स को बता देता है, जिसके बाद मैनेजमेंट शिवा कुमार को कॉलेज से निकाल देती है। इसके बाद सुजा हॉलीडेज पर अपने गांव चली जाती है, तो एलेक्स और सुजा दोनों एक दूसरे को बहुत मिस करने लगते हैं। फिर एक दिन कृष्णा दास अपनी माँ के साथ इस हॉस्पिटल में आता है, क्योंकि इसके गले में कुछ प्रॉब्लम्स थी। अब डॉक्टर कृष्णा के गले को चेक करके बताता है कि इसके गले में इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन इसके लिए एक छोटी सी सर्जरी करनी होगी, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वो बड़ा डॉक्टर सर्जरी के लिए एलेक्स और जेवियर को एज ए हेल्पर ऑपरेशन रूम में आने के लिए कहता है। तो वो बड़ा डॉक्टर कृष्णा का ऑपरेशन करके दूसरे केस को अटेंड करने चला जाता है और जाते जाते वो एलेक्स से कहता है कि तुम स्टिचेस कर दो और हाँ, थोड़ा ध्यान से करना। तो एलेक्स अब जेवियर को मदद करने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर जेवियर जानबूझकर कृष्णा के गले की एक नस काट देता है, जिसकी वजह से कृष्णा की आवाज हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। अब उस वक्त बेचारा कृष्णा बहुत दुखी होता है कि वो लाइफ में कभी गा नहीं पाएगा। फिर वो बड़ा डॉक्टर ये सब जानने के बाद जेवियर को 6 महीनों के लिए और एलेक्स को 1 महीने के लिए सस्पेंड कर देता है। और उसके बाद ये तीनों दोस्त एलेक्स से रिवेंज लेने का ठान लेते हैं, क्योंकि एलेक्स की वजह से इन तीनों को प्रॉब्लम हुई। फिर एलेक्स जब कभी सुजा से मुलाकात करता तो उस कॉलेज के चपरासी यानी राघवन को थोड़े पैसे दे देता था। फिर एक दिन ये तीनों दोस्त राघवन को पैसे देकर एलेक्स को उस हॉल रूम में लाने के लिए कहते हैं। अब एलेक्स यही सोचता है कि आज मेरा बर्थडे है, तो शायद सुजा ने मुझे सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर बुलाया होगा, और इसी तरह से वो बहुत खुश होकर उस हॉल में चला जाता है। अब वो तीनों दोस्त एलेक्स को जख्मी करके उसकी सारी बॉडी पर क्लोरोफॉर्म लगाते हैं और उसके बाद ये तीनों एलेक्स को अपनी गाड़ी में डालकर जानबूझकर गाड़ी को किसी पेड़ से ठोक देते हैं, ताकि ऐसा लगे कि एलेक्स का एक्सीडेंट हुआ है। और इसी एक्सीडेंट की वजह से एलेक्स कोमा में चला जाता है और मौके का फायदा उठाकर जेवियर और शिवराज बड़े डॉक्टर्स के पास आकर ये कहते हैं कि कृष्णा की नस काटने के लिए एलेक्स ने ही कहा था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तो वो लोग बिना इंक्वायरी किए एलेक्स को परमानेंटली सस्पेंड कर देते हैं। अब बेचारा एलेक्स तो कोमा में ही होता है, इसीलिए उसे बाहर क्या हो रहा है इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता। फिर एलेक्स की हालत देखकर बेचारी सुजा बहुत दुखी होती है और देखते ही देखते पूरे 8 महीने गुजर जाते हैं। फिर एक दिन सुजा बहुत दुखी होकर बस के नीचे आकर खुद को खत्म कर लेती है, लेकिन इत्तेफाकन जब सुजा की मौत होती है ठीक उसी वक्त एलेक्स अपनी आंखें खोलता है, लेकिन सर पर आई जबरदस्त चोट की वजह से वो अपना पास्ट भूल चुका होता है और बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ गुजारने लगता है। इसके कुछ साल बाद एलेक्स की माँ भी इस दुनिया से चली जाती है और अब बेचारा एलेक्स पूरी तरह से अकेला हो जाता है। लेकिन फिर एक दिन एलेक्स किसी टीवी इंटरव्यू में कृष्णा का इंटरव्यू देखता है
और तभी उसे अपना पास्ट याद आ जाता है कि उन तीनों ने एलेक्स और कृष्णा के साथ क्या क्या किया था। इसके बाद एलेक्स कृष्णा से मिलता है और उसे सच्चाई बताते हुए कहता है कि उन तीनों ने तुम्हारी और मेरी ऐसी हालत की है, चलो हम उन तीनों से बदला लेंगे और उन तीनों को मार देंगे। इस तरह से ये दोनों पक्का प्लानिंग करते हैं कि ये उन तीनों को डायरेक्टली नहीं मारेंगे, बल्कि पहले उनके बच्चों को मारेंगे, क्योंकि उन लोगों की वजह से हमने अपनों को खोया है। तो अब एलेक्स की बातें सुनने के बाद सभी पुलिस वाले भी बहुत इमोशनल होने लगते हैं। उसके बाद एलेक्स ओजलर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जेवियर से मिलना है, तो पुलिस वाले जेवियर को एलेक्स के सामने ले आते हैं। अब जेवियर साफ मना करता है कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया है, मैं तो बहुत ही शरीफ आदमी हूँ। लेकिन ओजलर को एलेक्स की बातों पर पूरा यकीन होता है। उसे इस बात का बहुत अफसोस भी होता है कि 2 मासूम लोग जेल जा रहे हैं, जबकि जेवियर जैसे कातिल ऊंची पोजीशंस पर रहकर अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। अब रिसेंटली जेवियर ने अपनी लाइफ पर एक किताब लिखी होती है और वो उस किताब को लॉन्च करने वाला होता है, तो उस सेरेमनी में ओजलर भी वहाँ पर पहुँच जाता है। अब उसी वक्त वो पोस्टमार्टम करने वाला डॉक्टर ओजलर को कॉल करके शॉकिंग बात बताता है कि एलेक्स ने हर एक बंदे की बॉडी पर एक मार्क डाला हुआ था कि उसे यहाँ पर कट करना है, पर एक्चुअली वो मार्क कोई मामूली मार्क नहीं है, उसमें एक केमिकल लगा होता है। यानी अगर वो बंदे बच भी गए तो 7 दिन बाद वो उस केमिकल से वैसे भी मर जाएंगे। अब ठीक उसी वक्त जेवियर के स्पीच देते हुए उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है और वो वहीं मर जाता है। और यहाँ एक और शॉकिंग बात यह है कि एलेक्स जेल जाने से पहले बाकी लोगों को भी मार देता है, जैसे वो प्यून राघवन, शिवराज और शिवा कुमार। अब 1 महीने बाद ओजलर विनीत के लिए दोबारा बिरयानी लेकर जाता है, तो जेल में उसकी मुलाकात एलेक्स से होती है। यहाँ एलेक्स कहता है कि मेरे लिए जेवियर की बेटी को मारना बहुत ही आसान था, लेकिन मैं ये चाहता था कि तुम इस केस को टेकअप करो। और हाँ, एक और बात, मैंने तुमको आधी कहानी ही बताई। और इसके बाद वो जाते जाते ओजलर से कहता है कि बोन रेजिड्यू ओजलर, याद रखो बोन रेजिड्यू। ये सुनकर ओजलर हैरान हो जाता है। अब ओजलर विनीत के पास आकर दोबारा वही सवाल पूछता है कि मेरी बीवी और बेटी की लाश को कहाँ पर दफनाया, तो विनीत फिर वही जवाब देता है कि मैं भूल गया। लेकिन तभी ओजलर को एलेक्स की बातें याद आती हैं और वो समझ जाता है कि विनीत ने ओजलर की बीवी और बेटी को नहीं मारा। ओजलर को याद आता है कि उस वक्त चाकू पर ब्लड सैंपल्स तो पाए गए, लेकिन ओजलर की बीवी और बेटी से रिलेटेड बोन रेजिड्यू नहीं मिले थे, जो उस हालात में मिलते हैं जब कोई किसी की हड्डियों को चाकू से काटे। अब यही बात विनीत को बताकर ओजलर पूछता है कि बताओ मेरी बीवी और बेटी कहाँ हैं? तो विनीत मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने कहा ना, मुझे याद नहीं। तो ओजलर कहता है कि मैंने तुमसे अब ये नहीं पूछा कि तुमने उन्हें कहाँ दफनाया, मुझे ये जानना है कि वो इस वक्त कहाँ हैं, क्योंकि तुम्हारे पास से मिले वेपन में उनके खून के सैंपल्स तो मिले, लेकिन बोन रेजिड्यू नहीं, यानी तुमने उनको नहीं मारा और तुम्हें पता है कि वो कहाँ हैं। ये सुनकर विनीत मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ तक पहुँच ही गए, लेकिन अब जब यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब खुद ही पता कर लो कि वो जिंदा हैं या मुर्दा, और जिंदा हैं तो कहाँ हैं, और अगर मुर्दा हैं तो कहाँ दफनाया है। ये सुनकर अब ओजलर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और यही होता है इस मूवी का दी एंड। अब दोस्तों, मूवी में ये नहीं बताया गया है कि ओजलर की बीवी और बेटी के साथ क्या हुआ, लेकिन मेरे पास 2 थ्योरीज हैं। एक तो ये कि एलेक्स इतना होशियार था कि उसने जाते जाते ओजलर की मदद की और उसे बोन रेजिड्यू के बारे में बताया ताकि वो विनीत से ये सब पूछ सके और केस में आगे बढ़ सके। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि आखिरकार एलेक्स को कैसे पता था कि विनीत झूठ बोल रहा है। तो यही आती है अपनी दूसरी थ्योरी, जहां मुझे लगता है कि जब मूवी में पास्ट में जब तीनों दोस्तों ने मिलकर एलेक्स का एक्सीडेंट किया था, तो शायद उस एक्सीडेंट की पुलिस रिपोर्ट भी हुई होगी, और अगर रिपोर्ट हुई होगी तो शायद तीनों दोस्तों के पिता ने ओजलर को पैसे देकर उस एक्सीडेंट के केस को वहीं रफा दफा कर दिया होगा, ताकि उनके बेटे ना पकड़े जाएं और उनसे जुड़ा कोई सबूत कार में ना मिले। इसी के चलते ओजलर ने पैसे लिए होंगे और बिना ज्यादा कुछ जाने सीधा केस बंद कर दिया होगा और उसे इन तीनों दोस्तों के बारे में पता ही नहीं होगा। और बाद में जब एलेक्स को इस बारे में पता चला तो उसने अपनी लिस्ट में ओजलर को भी शामिल कर लिया होगा और उसकी बीवी और बेटी को मार दिया होगा, जिसकी वजह से उसको पता था कि विनीत झूठ बोल रहा है। और इसीलिए बोन रेजिड्यू वाली बात उसने उसको बताई कि अगर उसने सभी को मार दिया तो फिर ओजलर को क्यों नहीं मारा, और अगर ओजलर की बीवी को भी मारा तो बाकियों के बच्चों के साथ बीवियों को क्यों नहीं मारा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इसके अलावा भी कोई थ्योरी हो सकती है?
तो चलिए जल्दी जल्दी अपनी थ्योरीज से कमेंट बॉक्स फुल कर दीजिए। लेकिन फिलहाल इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके इसके क्लाइमेक्स के बारे में भी मुझे बताना। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो ताकि कोई भी अपकमिंग मूवी आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।